तो हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्किट थ्योरी की लास्ट क्लास है आज अपनी। और आज अपने कोई भी अगर कोई बचा कुचा इम्पोर्टेंट चीज रह गई है तो वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और कल से हम स्टार्ट करेंगे मशीन। ठीक है, तो सर्किट थ्योरी अगर किसी ने अभी कवर नहीं की है तो मशीन से पहले प्लीज इसको कवर कर लें ताकि आपको आगे ज्यादा दिक्कत हो नहीं। ठीक है, फिर भी मशीन जो है मैं बेसिक से जो भी अच्छे लेवल पे है अपने मशीन उस लेवल तक अपने चलेंगे। तो एक चीज बेसिक से चलेगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी सर्किट थ्योरी पहले कवर कर ले अगर किसी ने कवर नहीं की है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्किट थ्योरी में बचे हुए टॉपिक्स के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं, जिन्हें डिटेल में जानना जरूरी नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मिसलेनियस के अंदर मैं आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बता रहा हूँ। हालांकि ये थ्योरम मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पहले जब मैंने थ्योरम बताई थी तो वो मैंने डीसी के लिए बताई थी। डीसी का मतलब बच्चों मैंने यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं लिया था, मैंने आरटीएच लिया था, थेवेनिन रेजिस्टेंस। लेकिन अभी अपने बात करेंगे यहाँ पे इम्पीडेंस को लेके। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एसी के अंदर इम्पीडेंस के केस में कंडीशन क्या है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट तो वही रहेगा बच्चों कि किसी भी लोड से मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होती है जब आपका लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो या इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो। ये तो डीसी में था। लेकिन एसी के केस में क्या है बच्चों, मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होती है अगर आपका लोड इंपीडेंस थेवेनिन इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। क्या हो? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये सीधी कंडीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डीसी में आपने पढ़ा था कि लोड रेजिस्टेंस आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन एसी के केस में इंपीडेंस के केस में आपका जो लोड इंपीडेंस है अगर वो थेवेनिन इंपीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा तभी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। किसके थ्रू? लोड के थ्रू। ओके, अब जैसे एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि आपको थेवेनिन ब्रांच दे रखी है, यह आपको बोलेगा कि किसी सर्किट का इंटरनल इंपीडेंस ये है तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड इंपीडेंस ज्ञात करो। तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, लोड इंपीडेंस ज्ञात करने के लिए आपको थेवेनिन इंपीडेंस का क्या लेना होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। जब आप बच्चों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो इसके ऊपर आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको जब एसी स्टार्ट किया था तो बताया था कि जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हटाओगे तो ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर थेवेनिन ब्रांच दी है आपको तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, सॉरी, जो थेवेनिन इंपीडेंस है वो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। कहने का मतलब 3 - J4 होगा। ये एक सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम एवरेज कितना पावर ट्रांसफर होगा तो इसके केस में तो आपने पढ़ा था VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, ये आपने पढ़ा था। लेकिन इंपीडेंस के केस में, एसी के केस में आपका 8 RTH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 RTH। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर्ड पावर VTH, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब VTH का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और उसका मतलब एम्पलीट्यूड और उसका स्क्वायर अपॉन में 8 RTH। ओके, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगी अगर लोड इंपीडेंस आपका थेवेनिन इंपीडेंस या इंटरनल इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम एवरेज पावर आपको निकालनी है किसके अक्रॉस? लोड के अक्रॉस। तो बच्चों देखो इधर, सबसे पहले तो अपने निकालेंगे लोड इंपीडेंस। तो लोड इंपीडेंस निकालने के लिए जितने भी सोर्स हैं उनको हटाएंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे? शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, और लोड ब्रांच को एक बार आप हटाओगे और इसके अक्रॉस आप निकालोगे क्या? थेवेनिन इंपीडेंस। और थेवेनिन इंपीडेंस आप कैसे निकालोगे बच्चों? ये दोनों सीरीज के अंदर है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये होगा 8 - J6। और ये जो ब्रांच है ये आपकी 4 ओम के अक्रॉस क्या हो जाएगी? पैरेलल में। इसका मतलब 4 ओम आपका पैरेलल में होगा 8 - J6 के, और प्लस
J5 आपका सीरीज में हो जाएगा इस पूरी ब्रांच के। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपके पास थेवेनिन इंपीडेंस निकल के आएगा ये, ठीक है, ये थेवेनिन इंपीडेंस निकल के आ गया। एसएससी एग्जाम हो गया या कोई अदर एग्जाम हो गया, उसमें थेवेनिन इंपीडेंस ही ज्यादातर पूछा जाता है एसी के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ZTH आपका ये आ गया। तो आपको पूछा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड इंपीडेंस कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, थेवेनिन इंपीडेंस का क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अब आपसे पूछा कि मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो सबसे पहले अपने थेवेनिन इंपीडेंस तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज हमारा क्या है, VTH। अब VTH हमें निकालना है। एक बात आओ, ये ओपन हो गया ना बच्चों, ओपन हो गया तो क्या इस ब्रांच से कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब इस ब्रांच का कोई यूज नहीं है, सही है। अगर इस ब्रांच का यूज नहीं है तो यहाँ पे जो आप वोल्टेज निकालोगे बच्चों, वही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो एक बात आओ, ये ब्रांच आपकी सीरीज में हो गई क्या, सीरीज में हो गई, इसका मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल से आप निकाल लोगे। जब वोल्टेज डिवीजन रूल निकालो लगाओगे तो ये वाली ब्रांच का इंपीडेंस 8-j6 और सप्लाई वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आप ले लोगे, टोटल इंपीडेंस कितना आएगा ब्रांच का। तो टोटल इंपीडेंस आप ये ले लोगे 4 प्लस, क्योंकि सीरीज में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा बच्चों 7.454, और एंगल आएगा माइनस का 10.3 डिग्री वोल्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है मैक्सिमम पावर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, VTH स्क्वायर, कहने का मतलब इसका ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, एंगल नहीं लेना। तो आपने ये मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, 7.454, और इसका आपने स्क्वायर कर दिया और अपॉन में आ गया 8 RTH, ठीक है। तो 8 इंटू RTH कितना है, RTH बच्चों आपने पहले ZTH वाला ले लो चाहे RL वाला ले लो, दोनों सेम ही है। तो RTH आप रखोगे 2.933। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मैक्सिमम पावर निकल के आएगी 2.368 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। AC वोल्टेज सोर्स विद एन इंटरनल इंपीडेंस Z1, कहने का मतलब कोई AC सोर्स है और उसका इंटरनल इंपीडेंस आपको दे रखा है Z1, कनेक्टेड टू द लोड इंपीडेंस, लोड इंपीडेंस आपको दे रखा है बच्चों Z2। लोड इंपीडेंस क्या दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, ठीक है, ये लोड इंपीडेंस दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड कंडीशन क्या होगी। तो देखो बच्चों, कंडीशन क्या होगी, Z2 इक्वल टू Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, लेकिन एक भी ऑप्शन में हमें दिया हुआ नहीं है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड निकालूं और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आएगा, बराबर आएगा कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो मेरे को इंटरनल इंपीडेंस दे रखा है 3+J4, आप इसका मॉड्यूलस निकालो, मोड निकालो, मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा 9+16। तो 9+16 का मतलब है 5 ओम ही आएगा Z1 इंटरनल इंपीडेंस। उसी तरह बच्चों जब आप Z2 बराबर Z1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालोगे तो 3-J4 आएगा, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 9+16 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा 5 ओम आएगा। इसका मतलब क्या है, या तो आपका लोड इंपीडेंस होगा इंटरनल इंपीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर, या उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि बराबर होता नहीं है और Z2 स्क्वायर होता नहीं है, और Z2 बराबर -Z1 होगा नहीं। -Z1 इसलिए नहीं होगा, पूरा ही माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी टर्म माइनस होती है। ओके, नेक्स्ट देखो। SSC 2013 का क्वेश्चन है और आपको बोला है, ये सर्किट आपको दिया हुआ है बच्चों, 12 ∠30 वोल्ट सप्लाई दिया है, सोर्स इंपीडेंस आपको दिया है और ZL आपको निकालना पड़ेगा। इन्होंने पूछा है कि लोड इंपीडेंस ZL फॉर विच द लोड कंज्यूम मैक्सिमम पावर। इसका मतलब आपको क्या करना है, लोड इंपीडेंस निकालना है जिसपे मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो, कुछ नहीं करना। इंटरनल इंपीडेंस या सोर्स इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, लेकिन आपको ऑप्शन मैग्नीट्यूड में दिया है
तो मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा 50 ओम। लेकिन इन्होंने साथ में एक चीज और दी है, इन्होंने बोला पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर होगा बच्चों R/Z। तो Z कितना आया था, लोड इंपेडेंस 50 आया था, और R कितना है बच्चों, R है आपके पास 30 ओम, तो ये हो गया 30 ओम और Z हो गया 50 ओम। जब आप सॉल्व करोगे तो पावर फैक्टर आएगा 0.6, तो ये 0.6 आएगा। अब एक चीज और पूछी है कि लीड करेगा या लैग करेगा, तो बच्चों मैंने बताया था अगर इंपीडेंस के अंदर आपको माइनस इमेजिनरी टर्म दी हो तो वो लीडिंग होता है, और अगर प्लस दी हो तो वो क्या होता है, लैडिंग, वो होता है लैगिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पावर फैक्टर आपका 0.6 लीडिंग आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट देखो। तो ये तो था हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एसी के केस में। अब हम थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी से भी पूछ लेते हैं। देखो बच्चों, डिटेल में ग्राफ थ्योरी नहीं आती है, ठीक है, ग्राफ थ्योरी डिटेल में नहीं आती है, लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा और एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। देखो बच्चों, कोई भी एक सर्किट होता है, पहले तो बात करते हैं ग्राफ थ्योरी है क्या। देखो बच्चों, कोई भी एक सर्किट होता है तो उस सर्किट का ना ग्राफ दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब आप सर्किट को दो तरीके से कर सकते हो, एक ग्राफ बना के और एक सर्किट बना के। लेकिन सर्किट से सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड थोड़े से पॉइंट आते हैं। जैसे मैंने ये किसी सर्किट का ग्राफ बनाया हुआ है बच्चों, इसके अंदर जो 1 2 3 है नोड है, ये सब नोड वो होता है बच्चों जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांच आके मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इसका मतलब 1 2 3 ये क्या है, हमारे नोड है। तो नोड कितने हो गए सर्किट में, 4। उसके बाद में बच्चों ये जो नोड के बीच में कोई चीज लगी हुई है तो ये ब्रांच होती है। ये क्या होती है, ब्रांच। तो ब्रांच यहाँ पे मैंने ए बी सी से दिखाया है। तो टोटल हमारे पास जो ब्रांच है वो ब्रांच कितनी है, 6 है। ब्रांच कितनी है, 6 है। नोड वो होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच आके मिलती है, और ब्रांच होती है दो नोड के बीच में कोई कनेक्टेड ब्रांच हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों ट्री। देखो बच्चों, आप जो आपको ऊपर अभी ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का आप ट्री बना सकते हो। एक चीज ध्यान रखनी है, ट्री के अंदर सारे नोड वाले पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन लूप नहीं बनना चाहिए। लूप का मतलब है जैसे ऐसे क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका मतलब ट्री क्या होता है, सारे नोड कनेक्टेड होंगे लेकिन लूप नहीं बनेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, उसे हम क्या बोल देंगे, ट्री। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसे मैंने सारे नोड कनेक्ट कर दिए, इस एग्जांपल के सारे नोड कनेक्ट कर दिए। अगर मैंने नोड कनेक्ट कर दिए ब्रांच से, तो आप एक बात बताओ, कोई लूप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। इसका मतलब ये क्या है, सारे नोड आ गए, और ये क्या है बच्चों, ये एक हो गया आपका ट्री हो गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो ट्री की आप ब्रांच देख रहे हो 4 से 3 के बीच में, 4 से 2 के बीच में, और 1 से 4 के बीच में, इनको बोलते हैं ट्विग्स। क्या बोलते हैं, ट्विग्स। इसका मतलब ब्रांच ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्विग्स। अब आपसे पूछेगा कि कोई भी अगर ट्री बनाए बच्चों तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच कितनी होगी, तो फॉर्मूला होता है n-1। ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ब्रांच क्या होगी, n-1। ब्रांच बोल दो, या वो एग्जाम में बोल देगा ट्विक्स, क्योंकि इन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ट्री की ब्रांच को ट्विक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विक्स। तो ट्विक्स होता है बच्चों, नोड कितने हैं, 4 और -1। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, नोड कितने दे रखे हैं, 4, और 4 - 1 करोगे तो ब्रांच 3 आएगी। ब्रांच का मतलब ट्विक्स कितने आएंगे, 3। तो 3 ही है, 1 2 और 3, ठीक है। ओके, ये तो था ट्री और ट्विक्स। आगे देखो नेक्स्ट। अब बात करते हैं कोट्री। कोट्री का मतलब है बच्चों, ये आपको ग्राफ दिया हुआ था। वैसे एक सिंपल सी भाषा में समझ लो, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्री इज कॉल्ड कोट्री। इसका मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि ट्री बनाते टाइम में सारे नोड कनेक्ट होने चाहिए, तो इसका मतलब इसमें सारे नोड कनेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। ट्री बनाते टाइम में कोई लूप नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसमें उल्टा होना चाहिए, इसमें लूप बनना चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने ये तो बनाई थी ट्री बच्चों। अब मान लो कि इस ट्री का मेरे को बनाना है कोट्री। क्या बनाना है, कोट्री। तो ये मैंने कोट्री बना रखी है। मैंने जो चीजें बच गई, इसका मतलब ट्री बनाने के बाद में जो ब्रांच बच जाए, जैसे ये ब्रांच बच गई, ठीक है, ये वाली ब्रांच बच गई,
और इसके अलावा एक ये वाली ब्रांच बच गई। तो जो ब्रांच बच गई उस ब्रांच को हम बोलते हैं कोटरी। इसका मतलब ये पूरी आपकी क्या है, कोटरी। अब सुनो ध्यान से, ट्री की ब्रांच को तो हम कहते थे ट्विक्स, कोटरी की ब्रांच को क्या कहते हैं? इसका मतलब ये जो कोटरी वाली ब्रांच है, ये जो कोटरी वाली ब्रांच है, इसको बोला जाता है लिंक या इसको बोला जाता है कोड। क्या बोला जाता है? लिंक या कोड। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोटरी की ब्रांच को क्या कहते हैं, लिंक या कोड कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक HMWS एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था, इसके अलावा और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला वैसे आपने कहीं देखा होगा, KVL KCL में याद करो, n-1 भी देखा था और ये भी देखा था। इसका मतलब ये भी एक टाइप का क्या है भाई, सीधी सी बात है, जो वहां पे लूप बनाता था वो यहाँ पे लूप कौन बना रहा है, कोटरी बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिंक और कोड अगर आपसे पूछे कि कितने लिंक या कोड होंगे, तो L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। क्या होगा? L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन, अगर आपको लिंक या कोड निकालने हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा? L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। बी हो गई ब्रांच, एन हो गए नोड, ठीक है, और एल हो गया आपका लिंक और कोड हो गया। ओके, सॉरी। नेक्स्ट देखो, आंध्र प्रदेश का कोई पेपर था, उसमें 2014 में पूछा गया था कि कोई नेटवर्क है, उसमें टोटल ब्रांच आपको दी हुई है और टोटल आपको लिंक मान लो या लूप मान लो आपको दिए हुए हैं, और आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ नोड बताओ, नंबर ऑफ नोड इन द ग्राफ। भाई कोई भी नेटवर्क है उसके ग्राफ के नोड बताओ, तो कुछ नहीं करना, L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस फॉर्मूला लगाना है। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितने नोड निकल के आएंगे? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। हालांकि ये सब चीजें पूछी नहीं जाती ग्राफ में, अभी तक जितना पढ़ाया वही चीज पूछी जाती है, लेकिन ये भी देख लो इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले तो एक चीज ध्यान रखे बच्चों, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है और मैंने जो पीछे ग्राफ बनाया था उसमें एक चीज थी, उसमें मैंने ये तीर से नहीं दिखाए। तीर का मतलब होता है बच्चों ये करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है, क्योंकि कोई भी सर्किट होगा जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो उसमें करंट का ओरिएंटेशन दिखा सकते हो। जब बच्चों मैंने उसमें करंट का ओरिएंटेशन नहीं दिखाया था तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ था। अनडायरेक्टेड का मतलब आप कोई भी करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाते, लेकिन जब आप दिखा देते हो तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, अब देखो इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है। इट रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट का ग्राफ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। देखो ग्राफ होता ही क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी ब्रांच को कनेक्ट करके आप बस रेजिस्टेंस सोर्स या ये सब नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ करंट की डायरेक्शन दिखाओगे और सीधा नॉर्मल लाइन दिखाओगे ब्रांच को। ओके, तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ of that same electric circuit and network from incidence matrix। इसका मतलब है बच्चों, अगर आपने इंसिडेंस मैट्रिक्स बना रखी है तो इंसिडेंस मैट्रिक्स से ही आप वापस सर्किट बना सकते हो और सर्किट से वापस इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हो। अब मैट्रिक्स की बात आई है तो सीधी सी बात है बच्चों, इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर होता है ना, जैसे मैट्रिक्स होती है 3x3 की मैट्रिक्स होगी, मतलब उसमें रो कितने होंगे, उसमें कॉलम कितने होंगे। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स का रो और कॉलम का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू बी। n क्या है? रो, और b क्या हो गए आपके कॉलम। जैसे मैंने ये एक बच्चों ग्राफ ले लिया आपके सामने, ठीक है, ये आपको ऐसे एग्जाम में ग्राफ देगा और आपको बोलेगा इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी है। अब सुनो ध्यान से, अगर बच्चों कोई नोड है, बनाने का तरीका देखो, मान लो ये नोड है, ये 1 नोड है। अगर किसी नोड में करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो उसे तो हम लेते हैं +1, और अगर किसी नोड ब्रांच में, मतलब कोई ब्रांच है और उससे नोड में करंट एंटर हो रहा है तो उसे लेते हैं हम -1। और अगर किसी ब्रांच का, जैसे मैंने मान लो नोड 1 की बात कर रहा हूं और ये एक ब्रांच और है, ठीक है, ये एक ब्रांच और मैंने बना रखी है, तो इस ब्रांच का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस ब्रांच के लिए हम दिखाएंगे 0। तो कुल मिला के बात यह है,
अगर कोई आपको ये डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी है, अगर करंट का डायरेक्शन नोड से बाहर है तो +1 लोगे, और अगर करंट का डायरेक्शन नोड के अंदर है तो -1 लोगे। क्या लोगे? -1। और अगर कोई ब्रांच नोड से कनेक्टेड नहीं है तो उसको 0 से दिखाओगे। समझ गए कहानी? अब देखो एक एक करके। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया आपके ABCD, ये जो ब्रांच है आपके मैंने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, कितनी ब्रांच है? टोटल 6 ब्रांच है। तो सबसे पहले मैं नोड 1 की बात करूं। ठीक है, नोड 1। अब नोड 1 को हमें दिखाना है एक पंक्ति के रूप में, मतलब एक रो की फॉर्म में। तो नोड 1 से अगर मैं बात करूं बच्चों बी की, बी ब्रांच की, तो बी ब्रांच में करंट का डायरेक्शन बाहर है, तो बी ब्रांच ये रही, ये मैं इधर लिख देता हूं नोड 1 2, नोड कितने हैं? 4। ठीक है, तो अब नोड 1 के लिए मेरे को ब्रांच ए दिखाना है। तो ब्रांच ए को अगर हम देखें तो बच्चों इससे जो करंट आ रहा है वो नोड के अंदर आ रहा है, नोड के अंदर आ रहा है तो -1। फिर हमें दिखाना है बी ब्रांच की बात कर रहे हैं नोड 1 के लिए, तो नोड 1 के लिए बी ब्रांच बाहर की तरफ है, तो आप क्या दिखा दोगे? +1। फिर बच्चों सी की बात कर रहा है, तो सी का तो नोड 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो इसे हम क्या दिखा देंगे? 0। फिर डी की बात करें, हाँ डी की अगर बात करें बच्चों तो डी आपका नोड में एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है तो हम दिखाएंगे -1। फिर बच्चों ई और एफ ब्रांच का नोड 1 से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है तो हम क्या दिखाएंगे? 0 0। इस तरह आप इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हो, कोई भी आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया हो। और ध्यान रखें इंसिडेंस मैट्रिक्स हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ में बनेगी, और डायरेक्टेड का मतलब होता है जिस ग्राफ के अंदर आपको करंट की डायरेक्शन दी हो। ठीक है, ओके। अब बात करें नोड 2 के लिए, ये रहा नोड 2। अब नोड 2 में अगर बात करें बच्चों तो बी एंटर हो रहा है तो -1, सी बाहर निकल रहा है तो +1, तो बी एंटर हो रहा है तो -1, सी बाहर निकल रहा है तो +1, और ई भी आपका बाहर निकल रहा है तो क्या आ जाएगा? 1। और बाकी का कोई लेना देना नहीं है तो बाकी को दिखा दो बच्चों 0 से। ओके, क्या दिखा दोगे? 0 से। इसी तरह अगर बच्चों मैं नोड 3 की बात करूं, ये हमारा नोड 3 वाला लाइन है। ठीक है, नोड 3 की बात करें तो देखो सी एंटर हो रहा है तो -1, ए बाहर जा रहा है तो +1, एफ बाहर जा रहा है तो +1, बाकी का कोई लेना देना नहीं है तो 0 से दिखा दो। अब एक बात आओ, यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगी आपकी 4 × 6। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि आपको कोई कनेक्टेड ग्राफ है, उसके नोड इतने हैं, उसकी ब्रांच इतनी है, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर कैसे निकालोगे? नोड इनटू ब्रांच से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, उसके बाद में एक चीज और पूछ ली जाती है कि रिड्यूस इंसिडेंस ग्राफ बनाओ, सॉरी रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। मैट्रिक्स ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा? तो उसमें ध्यान रखना है, रिड्यूस का मतलब आपको कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा, तो एक नोड माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक नोड माइनस कर देंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश 2014 में आया था, तो आपसे पूछा था कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्सेस, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नोड कितने हैं बच्चों? नोड है 1 2 3 और 4, 4 नोड हैं तो n-1, कहने का मतलब 4 - 1। ब्रांच कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, तो कहने का मतलब 3 × 6, तो ये ब्रांच का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। ओके, तो ये तो था बच्चों ग्राफ का, जितना बताया बस उतना ही करो बच्चों, ज्यादा फचड़े में मत पड़ो, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इतना मेरा वादा है आपसे। अब हम बात करें बच्चों, एक इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टैंक सर्किट। हालांकि है क्या, देखो वैसे तो टैंक सर्किट बच्चों हम रेजोनेंस में ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये अलग से बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में क्या है, इससे थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है और एक फॉर्मूला है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखो टैंक सर्किट होता है, जैसे प्रैक्टिकल टैंक सर्किट बनाऊं तो बच्चों प्रैक्टिकल टैंक सर्किट में क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर तो लगा होगा, और इंडक्टर के साथ सीरीज में रजिस्टर लगा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्रैक्टिकल टैंक सर्किट का सर्किट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वो ये बोलते हैं कि कैपेसिटर के साथ सीरीज में रजिस्टर,
इंडक्टर के साथ सीरीज में रजिस्टर, या इंडक्टर कैपेसिटर पैरेलल में होंगे और इंडक्टर के सीरीज में रजिस्टर। तो ये आपका प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है। और आइडियल टैंक सर्किट में बच्चों आर होता है 0, ये ध्यान रखना है आइडियल टैंक सर्किट में। इसका मतलब आइडियल टैंक सर्किट आपको दिखाया होता है एल पैरेलल में होता है किसके, सी। इसका मतलब आइडियल टैंक सर्किट में इंडक्टर इन ए पैरेलल विद सी। ओके, नेक्स्ट देखो। अब आपसे पूछेगा कि प्रैक्टिकल टैंक सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। तो प्रैक्टिकल टैंक सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो ये है बच्चों, 1/2 पाई रूट 1/LC, ये सीधे एग्जाम में आते हैं, माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब एक बात तो आइडियल टैंक सर्किट की बात करें तो आर आप क्या रख दोगे, 0। जब बच्चों आप आर 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा आइडियल टैंक सर्किट के लिए वो बिल्कुल कैसा आएगा, जैसा आपका सीरीज आरएलसी सर्किट या पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए था। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। डायनेमिक इंपीडेंस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला फॉर्मूला है प्रैक्टिकल टैंक सर्किट के लिए। डायनेमिक इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है? डायनेमिक इंपीडेंस जो जनरल इंपीडेंस कंसीडर किया जाता है टैंक सर्किट में। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में ये क्वेश्चन आ गया था बच्चों 2017 में। और ऐसी बात नहीं है कि ये नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में ही आया था, L/RC। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया फॉर्मूला है कि टैंक सर्किट के लिए डायनेमिक इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, L/RC। अगर आइडियल बोल दे तो आइडियल बोलेगा तो बच्चों आप R0 रख दोगे। इसका मतलब आपको ये याद रखना है, आइडियल पूछे तो R0 रख दो, तो जेड डायनेमिक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, आपको ये सर्किट दिया हुआ है, उन्होंने पूछा कि फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस आर, मतलब इस आर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है रेजोनेंट कंडीशन के अंदर। क्या निकालनी है बच्चों, रेजोनेंट कंडीशन में इस आर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। अब एक बात तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो क्या ये आइडियल टैंक सर्किट है क्या? हाँ, आइडियल टैंक सर्किट है। इसका मतलब इसका जेड डायनेमिक जो आप इंपेडेंस निकालोगे वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा तो ये सर्किट आपका यहां से ओपन हो जाएगा। डायनेमिक ब्रांच इनफाइनाइट है तो ये ओपन हो जाएगा और आर आपके पास ऐसे ही बचेगा। ठीक है। अब कई जने यहाँ पे गलत आंसर टिक कर सकते हैं, वो यहाँ पे बोलेंगे कि जितना सप्लाई दिया उतना ही वोल्टेज होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर ये ओपन हो गया तो आर से कोई करंट जाएगा नहीं नहीं जाएगा। अगर आर से करंट जाएगा नहीं तो आपका वी नॉट भी क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, क्योंकि वी नॉट जब आप निकालोगे तो आई आर से निकालोगे तो ये भी आपका क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। ओके बच्चों, तो ये तो था आपका बचा कुचा जो थोड़ा बहुत पोर्शन है मैंने नेटवर्क का करा दिया। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखें, अब हम इसका रिवीजन करेंगे तो मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और कल से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है। ओके, तो मेरी तरफ से बच्चों जेईएन एग्जाम के लिए ये काफी है और आप बस इन्हीं नोट्स को रिवाइज करो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मान लो आप एसएससी जेईएन भी देने जा रहे हो, मैं आपको बता देता हूं सर्किट से 30 या 35 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, रिपीट होंगे, और 5 क्वेश्चन भी इन्हीं में से मिलेंगे लेकिन न्यूमेरिकल होंगे वो। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, सर्किट मेरी तरफ से कंप्लीट है। और एक चीज और, मैंने जेबी गुप्ता जो बुक है उसकी पीडीएफ मैंने आपके उस पे डाल दी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल के बाद मैं अपनी पीडीएफ उस पे अपलोड करता हूं। और कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन। और मशीन आपको पता ही है बच्चों बड़ा टॉपिक है, तो मैं कंटिन्यूटी रखूंगा और 1 महीने के अंतराल में आपका मशीन पूरा कर दूंगा। ठीक है। और आराम से पढ़ना मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ के साथ खूब सारे क्वेश्चन लाऊंगा ताकि मशीन में आपके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाएं जो मैंने क्लास में करवाए। ओके, थैंक यू।